के टट्टू साम्राज्यवादियों के टुकड़खोर ठेकेदारों के कुत्ते आपके बीच वोट मांगने पहुंच जाते हैं और वोट मांगते हुए क्या कहते हैं, यही कहानी इस गीत में सुनाई गई है। तो हम गीत शुरू कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए। शांत बात ठीक है, दो जहां बैठ गया बस मेरे भाई। पहले पहले जब वोट मांगे बोलने लग लेना, बोलने लग लेना, तो के तवा दिए में फसलिए गई, ऊता बोलने लग लेना, ऊता बोलने लग लेना। बजड़ा के रोटिया पे दे मेरा, बजड़ा के रोटिया पे दे मेरा, तो चली के अब बदली काम मेरा, तो चली के अब बदली अब ठेके दरवा के बने ही ना साहबे, अब ठेके दरवा के बने ही ना साहबे, अब ना कारत बहताई कुमरा, कारत बहताई कुमरा। दूसरे चुनौला में जब उतरता बोलने लग लेना, ऊता बोलने लग लेना, तो के कोई आँख नहीं दो, सबकी अकिया मीटन दो, ऊता बोलने लग लेना, ऊता बोलने लग लेना। यहाँ बातें उड़ी उड़ी यहाँ जात गई ले, यहाँ बातें उड़ी उड़ी यहाँ जात गई ले, तो चली जमीनिया के बतिया भूलैले, तो चली जमीनिया के बतिया भूलैले। हमनी के धीरे से जय मनवा पारवेली, हमनी के धीरे से जय मनवा पारवेली, चोर से कानूनिया कानूनिया चिरैला, चोर से कानूनिया कानूनिया चिरैला। अति तेरे चुनैया में चेहरा दिखैला, बोलने लग लेना, ऊता बोलने लग लेना, तो के महला उठैबो ओने बिजुरी लगैबो, ऊता बोलने लग लेना, ऊता बोलने लग लेना। चमकला बिजुरी ता छोटिया दुआरिया, छोटिया दुआरिया, हमारे झोपड़िया में गहरे नरिया, तो चली के अब तक जेके जेके चुनली, हमके बनावे तापे काट के पुतरिया, अब की तपकी है तो कहीं बात देख, तू बहुत कैलना, तू बहुत कैलना, तो के अपना थकैबो अपन हथवा उठैबो, हम तो बोले लगलीना, हम तो बोले लगलीना। हथवा में हमारे फसलिया भरली बा, हथवा में हमारे लहरिया भरली बा, यही हथवा पे दोस्ते दुनिया में भैया, लूट के कीलन पे बिजुरिया गिरली बा,
हाथे ना उका ही हाथे ना तोहरे मटिया मिलैबो अपन झंडा लहराइबो हम ता बोले लगली ना हम ता बोले लगली ना हम ता बोले लगली ना हम ता बोले लगली ना। चलो भैया सारंगी में चले। तो साथियों, यही कहानी हर चुनाव में चलती है। जब आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने आई तो उसने बोला कि दिल्ली से ठेका प्रथा खत्म कर देंगे। जब 6 फरवरी को हजारों मजदूर इकट्ठा होकर केजरीवाल के दरवाजे पे पहुंचे और बोले कि भैया हमने आपको जिताया है, आपने वादा किया था कि ठेका प्रथा खत्म करोगे तो खत्म करो। तो केजरीवाल सरकार का श्रम मंत्री, जो कि खुद एक फैक्ट्री मालिक है पीरागढ़ी में पश्चिम बिहार में, उनका जो श्रम मंत्री था गिरीश सोनी, जो कि खुद एक पूंजीपति था, उसने बोला कि भैया ठेका प्रथा हम नहीं खत्म करेंगे, क्योंकि हमें तो भैया मालिकों और मैनेजमेंट का भी देखना है। उसके बाद भाजपा की सरकार अब बन जाएगी, लगता है दिल्ली में अगर चुनाव हुए थे, और देश में भाजपा की सरकार बन चुकी है। तो मोदी सरकार ने आते हुए पहला कदम क्या उठाया? राजस्थान में लेबर कानून बदल के रख दिया। पहले मजदूरों को अपनी यूनियन बनानी होती थी तो किसी भी कारखाने या पेशे के 100 मजदूर या फिर उसकी 10% आबादी अगर मिलकर यूनियन बनाना चाहती तो बना सकती थी। वो 10% के नियम को खत्म करके 30% कर दिया। अब 30% मजदूर किसी भी पेशे के इकट्ठे होकर कभी यूनियन नहीं बना पाते हैं। सबसे पहले जो सचेत मजदूर होते हैं वो आगे आते हैं, जो राजनीतिक चेतना से लैस होते हैं वो आगे आते हैं, जो वर्ग चेतना से लैस होते हैं वो आगे आते हैं। और जब आप ऐसा नियम बना दोगे, ऐसा लेबर कानून बना दोगे जिसमें 30% आबादी मजदूरों की इकट्ठा होगी तभी यूनियन बनेगी, तो भैया कोई यूनियन बन सकती है देश में? कभी यूनियन नहीं बन पाएगी। और यही मोदी सरकार चाहती है। मोदी कहते हैं कि मैं देश का नंबर 1 मजदूर हूं, मैं तो 18 घंटे काम करता हूं। इसमें क्या बात वो कह रहे हैं कि तुम भी 18 घंटे करो? अभी तक तो सिर्फ 12-14 घंटे ही कर रहे थे, अब 18 घंटे करो। हम कहते हैं जरूर भाई, ये देश हमको दे दो, ये हमारा, हम 18 नहीं 20 घंटे काम करके एक एक मजदूर की जिंदगी खुशहाल बना देंगे। 18 घंटे कौन सी बड़ी चीज है? लेकिन देश उनका है, देश पे कब्जा उनका है। इस देश में जो टोटल उत्पादन होता है, अगर उसको रुपये में जोड़ दिया जाए तो देश के टोटल रुपये का 93% ऊपर के 21% लोगों के पास। तो 21% तो बोलेगा ही कि मजदूर नंबर 1 हम है, क्योंकि वो हेलीकॉप्टर से रैली करने जाते हैं, वो एसी कारों में चलते हैं, वो एसी चैम्बर में चलते हैं। एक बार नरेंद्र मोदी को पकड़ के शहीद सुखदेव नगर में एक झुग्गी दिला दो और फिर बोलो कि 18 घंटे अब काम करो, तब हम मानेंगे कि तुम नंबर 1 मजदूर हो। राष्ट्रपति भवन प्रधानमंत्री के बंगले में बैठ के तो कोई भी 18 घंटे काम कर सकता है भाई। तो इसके पीछे असली साजिश क्या है? दूसरा कदम मोदी सरकार का। मोदी सरकार ने अभी 3 दिन पहले एक बयान दिया। उस बयान में नरेंद्र मोदी ने बोला कि देश के श्रम कानून लचीले नहीं है, उनको लचीला करना पड़ेगा। भैया लचीला और गैर लचीला तो तब होगा जब कोई श्रम कानून हो। श्रम कानून तो ये शर्म कानून है, शर्म से डूब मरने वाला, कहीं पे कुछ लागू नहीं होता। लेकिन वो कानून भी इन पूंजीपतियों और मालिकों के आंख में खटक रहा है, हालांकि उस कानून को कहीं लागू नहीं करते। लेकिन भाई मजदूर अपनी यूनियन बना के लेबर ऑफिस में केस कर देते हैं तो मालिकों को झाड़ा लग जाता है, भागते रहते हैं लेबर ऑफिस। तो इस वजह से ये कानून भी उनको खत्म करना, इसलिए अब वो बोल रहे हैं कि कारखाना अधिनियम, औद्योगिक विवाद कानून, जो 2 बुनियादी आपको हक देने वाला कानून है, फैक्ट्रीज एक्ट और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, ये दोनों कानून मोदी सरकार बदलने जा रही है। और ये बदलने के बाद क्या होगा? जितने इस तरह के औद्योगिक इलाके वहां पर न तो मिनिमम वेज का कानून बचा रह जाएगा, न वहां 8 घंटे कार्य दिवस का कानून बचा रह जाएगा। यानी कानूनी लड़ाई तो अब हम लड़ ही नहीं पाएंगे।
क्योंकि सारे रहे सहे कानून वो भी हम लोग से छीन लिए जाएंगे। और मोदी सरकार क्या कहती है सुनिए, वो कहते हैं जब मोदी साहब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो इसी नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो इस पूरे देश को स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना दूंगा। अगर मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो पूरे देश को जो है विशेष आर्थिक क्षेत्र बना दूंगा। आप हम लोग को भी जानना चाहिए कि ये सब क्या होता है। हम लोग जानते नहीं है इसलिए हारते हैं, क्योंकि ज्ञान ही शक्ति है। और जिस व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहे हो आप, उस व्यवस्था को समझोगे नहीं तो हर कदम पे मात देगी, हमें भर मुंह माटी लेते रहे। इसलिए समझिए ये क्या करने जा रहे हैं। ये विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाने हैं, जिसका कानून ये कहता है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र में कोई भी कानून लागू नहीं होगा। जितने भी पूंजीपति ठेकेदार हैं उनको ये पूरी आजादी होगी कि खुल के शिकंजी की तरह, जैसे शिकंजी नींबू को निचोड़ती है ना भैया, वैसे मजदूरों को डाल के इस पूंजी के शिकंजी में निचोड़ दो। यही विशेष आर्थिक क्षेत्र का कानून है। यह कानून भी तेजी से ये लोग अब ले आएंगे, लागू करेंगे, नए नए विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाएंगे। इसीलिए मोदी ने पहले बोल दिया कि हम कुछ कड़े कदम उठाने जा रहे हैं। अब ये समझ में नहीं आता, जो भी नया प्रधानमंत्री बनता है वो हमेशा शुरू में कड़े कदम क्यों उठाता है, और ये भी नहीं समझ में आता है कि ये कड़े कदम किसके लिए कड़े हैं और किसके लिए नरम है। ये सबके लिए तो कड़े कदम नहीं है ना। अगर मोदी सरकार सारे श्रम कानून रद्द कर देती है, उनको बदल के निष्प्रभावी बना देती है, तो हमारे लिए कड़े कदम है। इस देश के धन्ना सेठों के लिए तो मलाईदार कदम है, नरम कदम है। लूटने का पूरा एक हाईवे खोल दिया मोदी सरकार ने कि जम के लूटो, कचरो, चर जाओ इस देश को। ये सारे सांड बैल जो बैठे हुए हैं पूंजीपति, इनके चरने के लिए हम लोग की चरागाह को खुला छोड़ दिया। तो ये है इसकी सच्चाई। अब इससे जुड़ा हुआ सवाल ये है कि हमारा यूनियन संघर्ष, जो कि बहुत जरूरी है और जो कि हम लोग को लगातार लड़ना होगा, उसके अलावा भी एक लड़ाई है जो हमको लड़नी पड़ेगी। यूनियन का संघर्ष, भाई साहब आपको याद होगा कि पिछले साल भी हम लड़े। मालिकों ने वायदा किया कि ESIPF देंगे, मालिकों ने वायदा किया कि हर साल 1500 का इंक्रीमेंट देंगे। मिला आपको? मिला? जोर से बोलिए। मिला? हाँ। तो यह लड़ाई तो अगले साल, इस साल भी कोई समझौता हो जाएगा, हम जीत भी जाएंगे, तो अगले साल मालिक क्या करेगा? फिर वायदे से मुकरेगा, हम फिर लड़ेंगे। अगले साल मालिक फिर वायदे से मुकरेगा, हम फिर लड़ेंगे। और भैया जितने रफ्तार से मजदूरी बढ़ती है, आप जानते हैं उससे तेज रफ्तार से महंगाई बढ़ती है। महंगाई सरकार उससे तेज रफ्तार से क्यों बढ़ाती है कि एक तरफ से मजदूरी बढ़ाओ 100 रुपया, दूसरी तरफ से महंगाई बढ़ाओ 200 रुपया। एक हाथ से चवन्नी दो, दूसरे हाथ से अठन्नी ले लो, तो हमारे पास बचा क्या? घंटा, है ना? तो कुछ बचा नहीं हमारे। तो इसलिए जो यूनियन का संघर्ष है, जो वेतन का संघर्ष है, मजदूरी का संघर्ष है, और बिल्कुल सही कहा अंबिका भाई ने कि जो ESIPF, हंसने की बात नहीं दोस्तों, आपको पता है ESIPF जो कट के जमा होता है उसकी रकम अरबों रुपए में है, जो कि मजदूरों को नहीं मिलता है, खा जाते हैं। ये जो लेबर ऑफिस के ये नौकरशाही है, अफसरान है, दफ्तर में बैठने वाले AC चैम्बरों में, ये ठेकेदारों और जाबरों के साथ मिलकर और पूंजीपतियों के साथ मिलकर आपके वेतन में से 8.3% जिनको परमानेंट, जिनकी जॉब है, उनकी परमानेंट जॉब का जो वेतन मिलता है उसमें 8.3% हर महीने कटता है PF के तौर पे। अब हम लोग में से कितने लोग ये बात जानते हैं? जरा हाथ उठा के बताइए, कितने लोग जानते हैं? कोई नहीं जानता। अब सोचिए कि 12-14 हजार रुपया या 8 हजार रुपया, 7 हजार रुपया जिसकी सैलरी है मजदूर की, उसका करीबन 10% हर महीने कटता है, तो साल भर में कितना हुआ? 8400 रुपए, 8,500 रुपए। अगर वो 4 साल तक लगातार काम करता है तो कितना हुआ? 8 चौक 32, 4 चौक 16, 33,600 रुपया। 33,600 रुपया आप 4 साल में थाली में परोस के ठेकेदारों और पूंजीपतियों और लेबर ऑफिस के अफसरान को दे देते है कि नहीं? कितना भारी नुकसान है। इतना हमारी अगर सेविंग होती, क्या हम अपने बच्चों को थोड़ा बेहतर खाना नहीं दे पाते? क्या हम अपने घर वालों को बेहतर इलाज नहीं दे पाते? दे सकते, लेकिन यही जो ज्ञान और चेतना की कमी हमारे भीतर, इसको दूर करने की जरूरत है। नहीं तो हम ठगे जाते रहेंगे,
लूटे जाते रहेंगे और पता भी नहीं चलेगा साला लूट कौन रहा, दिखाई भी नहीं पड़ेगा। इसलिए ये सीआईपीएफ की भी जो बात है, इसके लिए भी लड़ना पड़ेगा। लेकिन भाई चाहे वेतन भत्ते की सारी लड़ाई, हमारी लड़ाई सिर्फ भत्ता की नहीं है। भत्ते की लड़ाई तो रोज रोज लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे तो मर जाएंगे। लेकिन सिर्फ भत्ता नहीं, हमारी लड़ाई सत्ता की लड़ाई। सत्ता की लड़ाई इसलिए है कि देश में और इस पूरी दुनिया में ये सारी इमारतें कौन खड़ी करता है बताइए? आप लोग खड़ी करते हैं। ये सारी मशीनें, ये खतरनाक काम, ये भट्टी, दहकती हुई भट्टी के सामने अपना हाड़ मांस कौन कराता है? क्या कोई ठेकेदार आता है गलाने? कोई डल्ला आता है, व्यापारी आता है, पूंजीपति आता है? नहीं आता है। सुई से लेकर जहाज तक कौन बनाता है इस देश में? हम बनाते हैं। फसलें कौन उगाता है इस देश में? हमारे भाई उगाते हैं। तो फिर इस पर कब्जा हमारा क्यों नहीं होना? मालिक कहेगा कि ये फैक्ट्री हमने लगाई, मशीनें हमने लगाई। वैसे तो ये फैक्ट्री और मशीनें जो बाजार में खरीद के लगाता है वो भी बनाई हमने। लेकिन एक फैक्ट्री अगर वजीरपुर का एक मालिक लगाता है गरम रोला की फैक्ट्री, तो उसमें मोटा मोटी 12 से 20-24 करोड़ रुपए का खर्चा आता है। इतना जो उसने शुरुआत में निवेश किया वो तो मजदूर पहले साल ही प्रोडक्शन करके निकाल देता है। उसके बाद जो मजदूर पूरा प्रोडक्शन करता है वो पूंजीपति के बाप के घर से थोड़े आता है, वो मालिकों के बाप के घर से थोड़े आता है। वो हमारी मेहनत है, हमारा खून पसीना है जो ढल ढल के सामानों में तब्दील होकर मार्केट में बिकता है। तो ऐसे में हमारा बुनियादी सवाल ये है दोस्तों कि अगर हम सिर्फ वेतन भत्ते की लड़ाई लड़ेंगे, जो कि हम लड़नी चाहिए, लेकिन अगर केवल वेतन भत्ते की लड़ाई लड़ेंगे तो ये गोल गोल घूमते रहे। हम लोग पिछले 65 साल से इस देश का मजदूर वर्ग ट्रेड यूनियन आंदोलन लड़ रहा है। लेकिन आप में से जो साथी 40 साल से ऊपर का हो, बताओ कि 20 साल में आपकी थाली में खाना बढ़ा है कि घटा है? बताओ। हरी सब्जी बची थाली में, दाल बची, सलाद मिला? नहीं मिला ना। आज से 20-30 साल पहले जितना मिलता था उतना भी नहीं मिल रहा है। सरकारी रिपोर्ट बोलती है कि 1971 में एक मजदूर को जितना खाना मिलता था उसमें उसको 2400 कैलोरी मिलता था। आज जो मजदूर को खाना मिल रहा है वो 1600 कैलोरी भी नहीं मिल रहा है। यानी 1/3 जो खाना था वो हमारी प्लेट से गायब हो चुका है। पहले भैया धोती कुर्ता पहनते थे, अब लाल किले के पीछे से 100 रुपए की जीन्स पहन ली। लेकिन कोई हम अमीर हो गए क्या? जन्ना सेठ हो गए क्या? और हालत खराब हुई है हमारी। तो इसलिए ये ट्रेड यूनियन संघर्ष अगर नहीं लड़ा जाता तब तो हालत और भी खराब होती। लेकिन ट्रेड यूनियन संघर्ष पूरी ताकत से लड़ा गया तो भी इससे हम अपनी जिंदगी को कोई स्वर्ग नहीं बना देंगे, हम कोई कोठी नहीं खड़ी कर लेंगे। इसलिए असली लड़ाई इस सत्ता की है। असली लड़ाई इस बात की है कि उत्पादन, राजकाज और समाज के ढांचे पर समूचे मजदूर वर्ग का हक होना चाहिए। और ऐसा मजदूर राज भाइयों वो चुनाव के रास्ते नहीं आ सकता। चुनावी पार्टियां जितनी है संसद विधानसभाओं में बैठने वाली, वो पूंजीपतियों और ठेकेदारों की दलाली करने वाली पार्टियां हैं, उन्हीं का खाती है और उन्हीं का बजाती है। तो ऐसा मजदूर राज जिसको हम कहते हैं लोक स्वराज्य, जनता का अपना राज्य, ये लाने के लिए एक इनकलाबी मजदूर पार्टी की जरूरत है, एक क्रांतिकारी मजदूर पार्टी की जरूरत है। और जो बिगुल मजदूर दस्ता का काम और बिगुल मजदूर अखबार का काम, वो एक ऐसी पार्टी को खड़ा करना है, एक ऐसी क्रांतिकारी मजदूर पार्टी बनाना है जो इलेक्शन के रास्ते नहीं, इनकलाब के रास्ते इस देश के समूचे संसाधन मजदूर वर्ग के हवाले करे। मजदूरों के हर इलाके, हर बस्ती, हर गांव, हर गली में अपनी पंचायतें हो और वो पंचायतें मिलकर तय करें, आपस में सलाह मशवरा करके तय करें कि इस देश में क्या पैदा हो, कैसे पैदा हो, कितना पैदा हो, उसका बंटवारा कैसे हो। एक ऐसा राज लाया जा सकता है और एक ऐसा राज लाए बिना हमारे बच्चों की जिंदगी संवरने वाली नहीं है दोस्तों, याद रखिए इस बात। हमारे बच्चे इसी तरह बढ़ते रहेंगे, खपते रहेंगे, गलते रहेंगे। और जो इस पूंजी की तानाशाही को स्वीकार करके बैठा है, जो पीठ झुकाकर कोड़े खाने के लिए तैयार खड़ा है, उनसे हम लोग को ज्यादा कुछ नहीं कहना। लेकिन जो इस शोषण का, इंसानों के हाथ इंसान के शोषण का पूरा खात्मा करना चाहता है, उसके सामने
हम एक मजदूर इनकलाबी पार्टी बनाने का प्रस्ताव रखते हैं। यही बिगुल मजदूर अखबार का काम है। ये बिगुल मजदूर अखबार ये यूनियन नहीं है। बिगुल मजदूर दस्ता इसकी कोई सदस्यता भी नहीं है। इसके सदस्य या इससे जुड़ने का काम हर ऐसा मजदूर करता है, चाहे वो किसी यूनियन से जुड़ा हो जो कि एक इनकलाबी मजदूर पार्टी बनाना चाहता है। तो ये हमारा बिगुल मजदूर दस्ता का लक्ष्य है। बहुत लोग प्रचार करते हैं जगह जगह। हम लोग बहुत सारे आंदोलन लड़े दिल्ली में। आपको कुछ आंदोलनों के बारे में बताना चाहता हूं। करावल नगर मजदूर यूनियन के साथी शायद यहां आए होंगे, योगेश, उन्होंने बताया भी होगा कि इसी दिल्ली में करीबन 30,000 परिवार यमुना पुष्टे पर, वो भी हमारे भाई बंधु हैं। कोई पटना से, जहानाबाद से, भागलपुर से, तमाम जगहों से, गोरखपुर से, इलाहाबाद, प्रतापगढ़ से आकर वहां खट रहे हैं। वो जो है वहां बादाम की वो छिलका उतारने का और तोड़ने का काम करते हैं। और उस काम को करने वाले मजदूरों की अपनी एक यूनियन पहले जो थी, वो एक दिल्ली ट्रेड यूनियन है, केंद्रीय ट्रेड यूनियन, उसके तहत थी। और वो लगातार उनके संघर्षों में समझौता करके उन संघर्षों को नाकामयाब बना रहे। वैसे में उस संघर्ष में वहां पर एक बादाम मजदूर यूनियन बनाई गई, जो कि आगे चल के करावल नगर मजदूर यूनियन बनी। उस यूनियन के बारे में मैं आपको, उस यूनियन के संघर्ष के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। इसके साथ दिल्ली मेट्रो में ये जो मेट्रो रेल चलती है, इन मेट्रो के कर्मचारियों की एक पूरी यूनियन, वहां पर भी ठेके पे काम होता है। बस वो बैठ के जो टोकन देते हैं मेट्रो के टिकट काउंटर पे, वो लोग थोड़ा सूट बूट में रहते हैं, यूनिफॉर्म पहन के रहते हैं। और वहां पर जो सफाई कर्मचारी हैं वो भी यूनिफॉर्म पहन के रहते हैं। लेकिन उनको कितनी मिलती है भैया सैलरी? अभी कुछ समय पहले तक तो 5600 मिल रही थी, अभी बढ़ के शायद 6500। तो यही हालत है उनकी भी, जो हमारी हालत है। उनकी भी यूनियन बनाई गई। इन सारी यूनियनों के जो संघर्ष लड़े गए, उसमें हम लोग ने न्यूनतम मजदूरी लागू करवाई। मेट्रो में संघर्ष जीत के जितने भी टर्म ऑपरेटर थे, जो टिकट काटने वाले मजदूर थे, उनकी न्यूनतम मजदूरी लागू करवाई गई। जो करावल नगर के बादाम मजदूर थे, उनका फीस रेट बढ़वा के लगभग न्यूनतम मजदूरी के करीब लाया गया। इसके अलावा लुधियाना में जो टेक्सटाइल मजदूर यूनियन बनाई गई, वहां के संघर्ष में सारे संघर्षों थे जो इसमें हमने कुछ जीते, कुछ हारे, कुछ में बराबरी का समझौता हुआ, लेकिन इन सारे यूनियन के संघर्षों से कुछ सबक मिला। वो सबक मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। इन सभी संघर्षों में मैं खुद भागीदार रहा। हम लोगों ने लाठियां खाई, ये तिहाड़ जेल में भी बैठ के आए 2 दिन तक। और उन सारे संघर्षों को बड़े करीब से देखा कि पुलिस किस तरीके से तोड़वाती है संघर्ष, ठेकेदार मालिक किस तरीके से तोड़वाते हैं संघर्ष। और इन सारे संघर्षों के नतीजे का सबसे बड़ा नतीजा क्या? दोस्तों, जब भी हम संघर्ष हारे हैं जहां जहां पे, वो हम अपनी ताकत हम पूंजीपति और ठेकेदारों के ज्यादा ताकतवर होने की वजह से कभी नहीं हारे। हम लोग हारे जब है, उसका जिम्मेदार कौन था? उसका जिम्मेदार हमारे भीतर मौजूद भीतरघाती थे, हमारे भीतर मौजूद दल्ले और गद्दार थे। कभी मजदूर हारता नहीं है। ये 26 कारखाने के मजदूर जो मालिक है, उनके पूरे परिवार को इकट्ठा कर दो, उनसे ज्यादा आदमी तो एक फैक्ट्री में काम करता है कि नहीं? तो उनकी ताकत हमसे ज्यादा नहीं है। हम खड़े होकर खड़े मूड देंगे, आप बह जाएंगे उसमें। लेकिन हम हार क्यों जाते हैं? हमारे भीतर कुछ मीर जाफर, कुछ विभीषण, कुछ जयचंद बैठे हुए हैं, जो संघर्ष को भीतर से कुतरने और दीमक जैसे चाट जाता है। अब भैया, हम सब लोग गांव ज्वार के आदमी हैं, सब लोग फसल वसल देखे हैं, जानते हैं क्या होता है। जैसे खड़ी फसल को पाला मार जाता है ना, सुंडी लग जाती है, सुंडी कीड़ा होता है फसल में लगता है, जानते होंगे आप। जैसे सुंडी लग जाती है फसल में, वैसे ये दल्ले और भीतरघाती भीतर मौजूद रहते हैं, थोड़ा थोड़ा कुतरते रहते हैं। रोज आपकी ताकत को, आपके संघर्ष को थोड़ा थोड़ा खाते रहते हैं, चाटते रहते हैं, दीमक की तरह, सुंडी की तरह। इसलिए पहला सबक जो पिछले 10 साल से यहाँ के बहुत सारे मजदूर संघर्षों में मैं गया, मैंने देखा बहुत सारे संघर्ष हम लोगों ने जीते हारे, लेकिन जो पहला सबक हर जगह कॉमन था, साझा था, हर जगह का नतीजा जो सामने दिखलाना था, वो ये था कि हमको सबसे पहले अपने भीतर मौजूद भीतरघातियों, दल्लों और फूट डालने वालों से सावधान रहना। हम कभी हारते इसलिए नहीं है कि हम कमजोर हैं, हम ताकतवर हैं, लेकिन हमारे भीतर मौजूद भीतरघाती हमें कमजोर करते हैं। दूसरी चीज जो सबसे बड़ी है, जो हम समझना चाहते हैं कि आप लोग जानिए, उसको समझिए कि जो लीगल लड़ाई है, जो कानूनी लड़ाई है, जो लेबर ऑफिस में अभी मुझे पता लगा
शिवानी जी ने आते हुए बताया कि कल जो है एक वार्ता रखी गई है। ये बड़ी अच्छी बात है। ये बात जान लीजिए कि ये वार्ता भी रख के लेबर ऑफिस को ये आसान नहीं कर रहा है। ये बात ठीक है कि हम लोग का परिचय है लेबर ऑफिस में, लेबर कमिश्नर ने हम लोग के दबाव की वजह से किया, लेकिन ये परिचय से भी ज्यादा बड़ी चीज ये है, ये जो सभा यहाँ बैठी हुई है ना, ये सबसे बड़ा दबाव का काम करती है। जिस दिन ये सभा यहाँ की कमजोर पड़ेगी ना, आप देख लेना उस दिन वार्ता भी रद्द हो जाएगी, आप देख लेना। इसलिए आंदोलन और कानूनी लड़ाई दो टांगे हैं जिस पे हमें चढ़ना है। एक टांग भी कमजोर हुई तो आप हारेंगे। इसलिए दूसरा सबक यह है कि कानूनी लड़ाई लड़ते रहिए, लेकिन आंदोलन कमजोर मत होने दीजिए। आंदोलन जिस दिन कमजोर हुआ, ये सड़कों की जो हमारी ताकत है ना, फैसला अंत में इस सड़क की ताकत से होगा, ये याद रखिएगा। इसलिए सड़क पे उतर के जब मजदूर अपनी बलिष्ठ मुट्ठी लहराता है ना, तब ठेकेदार का दिल कबूतर जैसा पुक 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 करता है, पुक 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 करता है। कबूतर बैठा रहता है तो उसका जिगर दिखता है ना धड़कते हुए। जब आप उतरते हैं सड़क पे तो जो बैठे रहते हैं अंदर इनके धुकधुकी मच जाती है पूरी तरीके से, ठेकेदारों और पूंजीपतियों। और लेबर ऑफिस की धुकधुकी भी इसी से मचती है, ये भी जान लीजिए। इसलिए लीगल लड़ाई लड़िए, लेकिन लीगल लड़ाई के साथ अपने आंदोलन की टांग सबसे ज्यादा मजबूत रखिए। आंदोलन की टांग कमजोर, आप लड़ाई हारेंगे पक्का। तीसरा सबक जो हमें देखने को मिला, जो मैं आपसे साझा, बाकी आप लोग का अपना सामूहिक नेतृत्व है, खुद ही फैसला करेगा। मैं सिर्फ राय दे सकता हूं, सुझाव दे सकता हूं आपको। जितनी भी चुनावी पार्टियों से जुड़ी हुई ट्रेड यूनियन है, उनको अगर अपने बीच में जगह दी तो ये आस्तीन में सांप पालने जैसा। जितनी भी चुनावी पार्टियां, चाहे उनके झंडे का रंग लाल हो और उस पर हंसिया हथौड़े का निशान भी बना हो, तो भी सावधान रहिएगा। ये सारी ट्रेड यूनियनें सेंट्रल ट्रेड यूनियन है। ये राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन हुआ है जिसमें एटक, इंटक, सीटू, एक तो सब लोग गए थे और सारे लोग ये समझौता करके आए हैं कि ठेका मजदूर कानून 1971 को समाप्त करवाने का और उसके जगह सभी स्थायी कार्यों में परमानेंट मजदूर रखने का मांग वो नहीं करेंगे। उन्होंने ये वायदा किया है सरकार से कि वो ठेका मजदूरों की जो सबसे पहली मांग है कि ठेकेदारी प्रथा खत्म करो, स्थायी काम में पक्की नौकरी दो, इस मांग को न उठाने का ये वायदा करके आए। तो आपकी लड़ाई तो छोड़ने का वायदा सरकार से टेबल पर करके आए हैं। फिर अगर आप अपने नेतृत्व में या अपने आंदोलन की किसी भी कतार में किसी भी चुनावी पार्टी से जुड़ी हुई सेंट्रल ट्रेड यूनियन को जगह देंगे, ये भीतर भीतर संघर्ष को तोड़ देंगे, खत्म कर डालेंगे और उसको नष्ट कर देंगे, जमींदोज कर देंगे। इसलिए तीसरा सबक यह है कि सभी चुनावबाज पार्टियों की ट्रेड यूनियन से सावधान रहिए। कोई समर्थन देने आता है तो बिना अपने बैनर के आए और पीछे बैठे, वरना ये कब आपकी हड़ताल को हाईजैक करके ले उड़ेंगे पता भी नहीं चलेगा। इसलिए कुछ सबक हैं जो पिछले 10-12 साल में दिल्ली के मजदूर वर्ग के आंदोलन ने अपनी जीत हार दोनों में ये सबक देखे हैं। और दोनों में ये सबक सबसे अहम है कि अपने भीतर की ताकत को मजबूत रखा जाए, सामूहिक नेतृत्व की व्यवस्था बरकरार रखी जाए, ट्रेड यूनियन जनवाद और वित्तीय पारदर्शिता के कानून नियम को लागू किया जाए और मजदूरों की अपनी एकता पे भरोसा किया जाए। किसी दल्ले पे, मजदूर आंदोलन की ठेकेदारी करने वाले पे भरोसा न किया जाए। तो इसलिए आप लोग एक गीत गाते हैं, उसी गीत के साथ मैं अपनी बात यहां समाप्त करूंगा। आपका काफी समय मैंने लिया, मैं आपका शुक्रगुजार हूं, आपने इतनी देर तक मुझे सुना। एक गीत के साथ जारी है हड़ताल, आप लोग रोज गाते हैं, लेकिन एक बार मैं भी आपके साथ गाना चाहता हूं, इसलिए इस गीत के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा।